इनके बाप कौन है जानते हैं ना? अखंडानंद त्रिपाठी। अगर आपने मिर्ज़ापुर नहीं देखी है तो आपको भी यही लगता होगा कि ओटीटी के क्राइम थ्रिलर्स के दलदल में ये एक और नया शो है जिसमें कहानी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खून खराबा दिखाया जाता है। यकीन कीजिए, मुझे भी यही लगता था। लेकिन इस शो के पहले ही एपिसोड ने मेरी आंखें खोल दी और इसके फर्स्ट सीज़न के एंड तक मैं समझ चुका था कि क्यों मिर्ज़ापुर ने ओटीटी की दुनिया में अपना एक खुद का नया स्टैंडर्ड सेट किया है। वैसे तो इस शो में एक्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और एडिटिंग तक सब कुछ देखने लायक है। लेकिन इसे देखने के बाद सबसे पहले समझ में आता है कि इस शो की सबसे बड़ी ताकत है इसकी राइटिंग, यानी कि इसकी कहानी और इस कहानी के सारे किरदार। इस शो को इस मामले में परखने के लिए इसका फर्स्ट एपिसोड यानी कि इसका पायलट ही काफ़ी है। एक बेहतरीन पायलट लिखने के लिए राइटर का यह जानना ज़रूरी है कि शो का पूरा फ्यूचर इसके इस पहले एपिसोड पर ही डिपेंड करता है। पायलट एपिसोड का काम ऑडियंस को सिर्फ रिझाना ही नहीं होता है, बल्कि अपने सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थापित करना भी होता है। पायलट के पहले ही दृश्य में हम देखते हैं मुन्ना त्रिपाठी को, जो हमें बताता है कि वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर कालीन भैया का बेटा यानी प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर है। लेकिन ये सब कहने के बाद वो अपने बाप के नाम को ही कोसता है, क्योंकि उसका मानना है कि किसी और के नाम से मिला हुआ पावर असली पावर है ही नहीं। लेकिन मुन्ना के लिए असली पावर है क्या, वो हमें अगले ही सीन में पता चल जाएगा। मुन्ना एक बारात को जाते देखता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता, वो उसे फिक्स करना चाहता है। अब मुन्ना के लिए कोई भी चीज़ सही तभी है जब वो उसके इशारे पे चले। बारात वालों को खुशी में नहीं, मुन्ना के गन के डर से नाचना चाहिए। और तो और जब उसके बंदूक से दूल्हे की मौत हो जाती है तो उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, ना ही उसे डर लगता है, उसे और खुशी होती है। उसे लगता है कि उसने बारात को सीधा कर दिया। मुन्ना के कैरेक्टर के बारे में बताने के अलावा ये सीन सीज़न के एंड में होने वाली चीज़ों के बारे में भी बताता है, यानी फोरशैडो करता है कि कैसे एक शादी में घुसकर मुन्ना और बड़े पैमाने पे खून खराबा करता है। इससे हमें पता चलता है कि मुन्ना को चाहिए ताकत, पावर, सिर्फ पैसों वाली पावर नहीं, उसे तो चाहिए वैसी पावर जो लोगों की ज़िंदगी में घुस के उनकी सोच को भी नियंत्रण में रखे। इसके बाद हम मिलते हैं किंग ऑफ मिर्ज़ापुर कालीन भैया और उनके राइट हैंड मैन मकबूल से। पहली बार तो हमें कालीन भैया एक व्यापारी के रूप में दिखते हैं और उनका राइट हैंड मैन मकबूल सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखता है। इसके बाद हमें दोनों कट्टे के व्यापार के बारे में बात करते दिखते हैं। अब हमें मिलाया जाता है गन डिस्ट्रीब्यूटर कबूतर से। कबूतर पहले सीज़न में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। अब हमें कालीन भैया की कस्टमर सर्विस देखने मिलती है। हमें दिखाया जाता है एक इंसान जिसने कालीन भैया की डिफेक्टिव गन से अपना हाथ बुरी तरह ज़ख्मी कर लिया होता है, वो अपना दुख बयां कर रहा होता है, लेकिन कालीन भैया उसे एक नई गन थमा देते हैं और उसे वही टेस्ट करने बोलते हैं। भैया जी हम राइट हैंडर हैं। थे, अब लेफ्ट हैंडर हो गए हो। और ये भी खराब निकलती है। बिना सहानुभूति दिखाए कालीन भैया उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये देसी कट्टों का कुछ करना पड़ेगा, फटने का व्यापार में नुकसान होता है। चलो। कालीन भैया बिल्कुल एक बड़े कॉरपोरेशन की तरह है। उनके लिए एक कस्टमर का हाथ बंदूक से उड़ जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक रेस्टोरेंट का किसी कस्टमर को ठंडा खाना सर्व करना। जैसे कंपनी कस्टमर के नुकसान पे उसे गिफ्ट वाउचर दे देती है, कालीन भैया के लिए भी हॉस्पिटल का बिल बढ़ना उस वाउचर जैसा ही है। हाँ, एक बड़े कंपनी और कालीन भैया के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि मिर्ज़ापुर में कस्टमर नहीं, कंपनी ही किंग है। अब हम मिलते हैं गुड्डू और बबलू से, जहाँ गुड्डू क्लासरूम में ही एक्सरसाइज कर रहा है, बबलू अपने पढ़ाई में मग्न है। लंठ कहीं गुरुजी हमें लंठ कह रहे हैं और मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है।
लंठ माने दिमाग से गधा, जड़ बुद्धि। हाँ फिर ठीक। अब यहाँ हमें पता चल जाता है कि बबलू गुड्डू से ज़्यादा समझदार है और बबलू को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। बबलू को तो सिर्फ बॉडी बनानी है और मिस्टर पूर्वांचल बनना है। बबलू के सपने बड़े हैं और वो उसके लिए मांगने से भी पीछे नहीं हटता। शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। मुन्ना भैया अंडे करा दीजिए 50। खली बनना है ना इनको। और वहीं पर गुड्डू अपना सर झुका कर रखता है। काबिलियत होने के बावजूद भी छोटे सपने देखता है। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यहाँ पे बैंक का फॉर्म है, भर देंगे उसको, और क्या। और इसी क्लासरूम में मुन्ना एक स्टूडेंट को पीटने आता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि मिर्ज़ापुर की हालत कैसी है, इसलिए हमें ये सीन सरप्राइज नहीं करता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये डायलॉग मीम इसलिए बना क्योंकि देश की दुर्दशा करने वाला एक अच्छे भले इंसान को रोक रहा है एक अच्छे काम करने से और उसे ये सलाह दे रहा है। अब कहीं ना कहीं ये मिर्ज़ापुर के शिक्षा की स्थिति को दिखाता है, जहाँ किताब का नहीं सिर्फ कट्टों का राज है। इसीलिए हम आगे देखेंगे कि मिर्ज़ापुर जैसे अनपढ़ शहर में कैसे बबलू जैसा होनहार बंदा खुद के लिए आसानी से रास्ता बनाता है। गुड्डू को मुन्ना का ये दबदबा बहुत भाता है, लेकिन गुड्डू को ये नहीं पता कि जिस इंसान को वो इतना इज्जत देता है, दिन के अंत तक वही उसका जानी दुश्मन बन जाएगा। और तो और ना ही गुड्डू और ना ही ऑडियंस को पता है कि सीज़न के एंड तक मुन्ना ऐसे ऐसे कारनामे करेगा जिसके कारण गुड्डू के आंखों से पावर का पर्दा ही हट जाएगा और वो एक समझदार और बदला हुआ इंसान बन जाएगा। अब हम मिलते हैं स्वीटी और डिम्पी से। हमें पता चलता है कि डिम्पी गुड्डू और बबलू की बहन है, पर गुड्डू और स्वीटी के बीच कुछ तो चल रहा है। वैसे तो गुड्डू और स्वीटी का प्यार मतलब बहुत ज़्यादा भोला भाला लगता है पहले एपिसोड में, पर सीज़न के आखिर तक ये मुन्ना के गुस्सा का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। अब कॉलेज की दुनिया से हटकर हम पहुंचते हैं कोर्ट में, जहां हम मिलते हैं पंडित जी से। माची से पंडित जी, हम सिगरेट नहीं पीते। कान खुजाना था, सिगरेट तो हम भी नहीं पीते। अब ये लाइनें बहुत बेहतरीन हैं क्योंकि पंडित जी का यह कहना कि वो सिगरेट नहीं पीते हैं, इससे उनके मॉरल स्टैंडिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और साथ ही साथ आगे वाले के इरादे भी साफ हो जाते हैं। अब यह इंसान पंडित जी को चाकू दिखाकर डराना चाहता है। अब ये सीन देख के हमें अपने सत्यवादी वकीलों की याद आती है जिन्हें हमें मूवीज़ में देखा है। अब हमें भी यही लगता है कि सच्चाई के रखवालों की तरह पंडित जी भी एक पावरफुल डायलॉग मारकर ब्लैकमेलर को शांत कर देंगे। लेकिन ये मिर्ज़ापुर के वकील हैं और मिर्ज़ापुर की भाषा इन्हें आती है। अब जब पंडित जी को शांत कराने के लिए इस कोर्ट के जज को खुद ही आना पड़ता है, तब हम समझते हैं कि रामाकांत पंडित ही है मिर्ज़ापुर के सबसे बड़े न्याय के रखवाले। इसीलिए तो पंडित जी अकेले वकील हैं जो मुन्ना का मारे हुए दूल्हे का केस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर दूल्हे के रिश्तेदार पूछते हैं कि कहीं आप तो पीछे नहीं हट जाइएगा केस से। तब अपने पंडित जी कहते हैं कि हमारी चिंता मत कीजिए, मुद्दा ये है कि आप तो पीछे नहीं हटेंगे बाद में। अब इस बातचीत को याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं बीमा से, जो कि कालीन भैया की धर्मपत्नी है। बीना तो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन कालीन भैया को तो सिर्फ अपने रिवाजों की पड़ी है। मुन्ना के माँ का जगह दिए हैं तुमको, पोजीशन का लिहाज रखो। पर अपनी बीमा जी भी चुप रहने वालों में से नहीं है। ना भैया की माँ चाहिए थी तो अपनी उम्र के लिए आते, जवान काहे ले आए? अब पति पत्नी का रिश्ता कैसा है वो दिखाने के बाद हमें इस शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव टूल दिखाया जाता है, जो कि है नेचर टीवी की कमेंट्री। अब इसका पेट फटने वाला है। इस शेरनी ने भी ठूस ठूस कर खाया है। पति पत्नी को तो शेर और शेरनी बताकर दिखा दिया जाता है, पर बाबूजी को एक हाइना बताकर इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाइना जो ज्यादातर छुप छुप के वार करते हैं। ठीक नेचर टीवी के नैरेटर की तरह बाबूजी एक परजीवी हैं जो छुप छुप कर हर चीज़ देखते हैं।
ये देखने में तो खतरनाक नहीं लगते, लेकिन आगे जाने के बाद कालीन भैया मतलब शेर के पीठ पीछे उसकी शेरनी यानी बीमा का शोषण करते हैं। त्रिपाठियों का बीज गिरेगा तुम्हारे अंदर। पर वो आगे की बात है। बाबूजी के बारे में इस एपिसोड में सिर्फ छोटा सा संदेश देखने को मिलता है। कभी सोचते हैं मुन्ना का करें क्या? तो कर लो एक और लड़का पैदा। भाई बाबूजी सैवेज। खैर अब हम मिलते हैं पंडित जी के घर में उनकी बीवी वसुधा से, जो इस बात से नाराज़ हैं कि उनके हस्बैंड का लंच उनका जज खा गया। अरे हम मेहनत की आपके लिए और मजा ले गए आपके जज साहब। अब वसुधा जी की ये बात उनके हस्बैंड के काम के तरफ उनकी निराशा को बताती है। वसुधा जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके हस्बैंड इतने कम पैसे में इतना रिस्की भरा काम करते हैं। अब अपनी बीवी को समझाने के लिए पंडित जी टेबल पर अपनी गन रखते हैं। 2 साल भागे हो तब तो कहीं जाके मिला है लाइसेंस। शहर में 1,500 में मिलता है कट्टा। अब देखो वसुधा जी तो ये नहीं जानती कि वो 1500 के सस्ते कट्टे चलाने वाले पे कितना भारी पड़ते हैं, और वो ये भी नहीं जानते कि कुछ ही देर में ये लाइसेंस्ड कट्टा ही आज रात उनकी ज़िंदगी बचाएगा। आप तो बन गए वकील, आपसे शादी करके हम बन गए झंडू। जी बहुत सही बात बोली वसुधा जी ने, क्योंकि इस एपिसोड का नाम ही झंडू है। क्योंकि एपिसोड के शुरू तक जो हमें झंडू लगता है वो आखिर तक हमें बता देते हैं कि असली झंडू कौन है। त्रिपाठियों के डाइनिंग टेबल पे हमें पता चलता है कि मुन्ना पावर का जितना भी भूखा हो उसे बिजनेस का कोई शौक नहीं है। आई कैन रिलेट ब्रो। क्या हुआ? परसों कट्टे की डिलीवरी थी, हो गई? अभी नहीं कराए पापा, कल करा देंगे, थोड़ा बिजी थे। अच्छा, कहाँ बिजी थे? क्या किया दिन भर? वो कॉलेज में लड़की लोग का वोट सेट किए, फिर राइवल कैंडिडेट बहुत डेयरिंग दिखा रहा था, उसको तोड़े। अब ठीक है। अब मुन्ना को सिर्फ गुंडागर्दी करके ही ताकतवर बनना है। अब कालीन भैया को पता चलता है कि मुन्ना ने एक शादी में दूल्हे को ही टपका दिया। बैड बिहेवियर मुन्ना ब्रो। अब कालीन भैया मकबूल को भी मुन्ना को ज़्यादा गोलियां देने के लिए डांटते हैं। लाइक व्हाट द फक मैन। और आखिर में पंडित जी को डरा के केस छुड़ाने का काम मुन्ना को देते हैं। अब मुन्ना भैया तो ठहरे अपने आगे कारी पुत्र, ओवर कॉन्फिडेंस में एक्स्ट्रा गोलियां ही छोड़ देते हैं घर में। इसका पछतावा होगा आगे जाके भैया जी को। खैर अब हम वापस पंडित जी के घर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि गुड्डू, बबली, डिम्पी तीनों ही पंडित जी के अपने औलाद हैं। खैर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मिडिल क्लास लोगों को बहुत चीजें देख के चलना पड़ता है। मिडिल क्लास लोग ड्रीम भी तो देख सकते हैं ना पापा। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं गुड्डू मियाँ। अगर एक ही क्लास में 2 साल तक लगातार फेल ना हो तो। गुड्डू और पंडित जी के बीच की दरारें यहीं दिख जाती हैं। अब आपको याद तो होगा ही कि पंडित जी ने दूल्हे के रिश्तेदारों को कहा था कि पीछे मत हट जाना, पर अब आगे जाकर हम देखेंगे कि उनके बेटे के धमकाने पे ही वो केस वापस ले लेते हैं। खैर वो आगे के एपिसोड की बात है। बबलू कुछ कहता तो नहीं है, पर आगे वो भी अपनी भड़ास उतारेगा। अब दोनों फैमिलीज़ के डिनर टेबल को देख के हम ये तो समझ जाते हैं कि इनके बीच में कुछ तालमेल तो है नहीं। अब इन सब चीज़ों के बाद पंडितों के घर में एंट्री होती है मुन्ना जी की। खैर मुन्ना के तौर तरीकों ही गुंडे वाले हैं। शुरू से ही बंदूक के नोक पर डराना, अश्लील बातें करना, ऐसे ही तो रौब जमाते हैं मुन्ना और उसके चंटर पंटर। जैसे मुन्ना और उसके लोग पंडितों पे भारी पड़ने लग जाते हैं और कंपाउंडर पंडित जी के कागज़ फाड़ देता है, तब हमें लगता है कि पंडित तो आज हार गए। गुड्डू तो अभी भी मुन्ना की ही साइड ले रहा था। जब पूरा परिवार डर से काँप रहा होता है तब पंडित जी का ये साहस कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ी लगने लगती है। पर यहाँ मुन्ना एक गलती कर देता है, वो डिम्पी के साथ मिसबिहेव कर देता है और अब गुड्डू की सटक जाती है। इनके बाप कौन है जानते हैं ना? अखंडानंद त्रिपाठी। पंडित जी तो कालीन भैया का नाम तक नहीं सुनते हैं और वसुधा फटाक से गन उठाती है टेबल से और तान देती है मुन्ना के ऊपर। अभी तक सब कुछ बहुत तेजी से हो जाता है। वसुधा गोली चला देती है, ललित घायल हो जाता है। वसुधा के कहने पे पंडित जी ने भी वो 1,500 वाला कट्टा लिया होता है तो शायद आज वसुधा की हालत कुछ और ही होती। डिम्पी तुरंत ही गर्म पानी कंपाउंडर पे फेंक देती है और अभी यहाँ पे मुन्ना के दोनों चमचे एक कॉमिकल सीन क्रिएट करते हैं। अब इस लड़ाई के बीचों बीच मुन्ना की सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। शायद 1-2 एक्स्ट्रा रख ही लेनी चाहिए थी।
अब गुड्डू उसी इंसान को बुरी तरीके से मारता है जिसे वो सुबह तक इज्जत दे रहा था और जिसके तरफ बनने की ख्वाहिश रख रहा था, जिसे वो हीरो मान रहा था। गुड्डू की यही आपक होने की आदत मुन्ना और उसके दोस्त उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसके तबाही का कारण बनाएंगे। अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद खबर अपने कालीन भैया तक पहुंचती है और अब जाकर पंडितों के घर में माहौल थोड़ा बदला सा है, क्योंकि पहली बार बबलू अपने पापा के खिलाफ कुछ बोलता है। ना औकात देख की जाती है डिम्पी। प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम। आप बताइए, हम दोनों मिलके कित्तों को मार लेंगे और तुम क्या कॉलेज जाना छोड़ दोगी? बबलू की सोच अब थोड़ी बदलती हुई लग रही थी, पर पंडित जी अभी भी अपने अनुशासन पर टिके हुए थे और केस फाइल को फिक्स कर रहे थे। अब पंडितों के घर पर मकबूल आता है, पर असली कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मकबूल पंडित जी के लिए नहीं, उनके बच्चों को लेने आया होता है। अब पहली बार हम पंडित जी को डरा हुआ देखते हैं। मैटर तो हमारा है, फैमिली को काहे इन्वॉल्व कर रहे हैं? अब आगे जाकर हम देखेंगे कि कैसे पंडित जी की यही कमजोरी उन्हें उनके वसूल तोड़ने पर मजबूर कर देगी। अब इसी कमाल मोड़ पर यह पहला शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है। अब वैसे तो ऑडियंस को पूरा भरपूर मज़ा मिला, पर साथ ही साथ यह पहला एपिसोड सिर्फ कुछ मिनटों में इस पूरे शो का पूरा ढांचा तैयार कर देता है। ये होती है ना खूबसूरत राइटिंग, ऑडियंस को कहानी के बारे में सब कुछ ना बता कर भी सब कुछ बता देना। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है।